दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में 80% से ज्यादा सीटों पर, लगभग 80% सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब जो इलाके बचे हैं उसमें लगभग 20% इलाके हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका भी उन्हीं में से आता है और वहां भी 27 सीटें बची हुई है। और जो हवा पश्चिम से चली, जिस प्रकार से पश्चिम में वोटों की गोलबंदी दिखी, उस गोलबंदी को संकेत के तौर पर जो लोग देख रहे थे, पूर्वांचल आते आते वो सुनामी में बदलने लगी, वो एक बड़ी आंधी दिखाई देने लगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आखिर कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी का चुनावी हिंदुत्व, आरएसएस की सोशल इंजीनियरिंग, अमित शाह की चाणक्य नीति और योगी आदित्यनाथ का उभरता हुआ हिंदुत्व एक साथ भरभरा कर गिरने लगा? हो क्या गया आखिर कि जो भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता लगने के पहले तक खुद को विनर मान बैठी थी, सबसे बड़े गढ़ में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी बिसात बिखरने लगी, वजीर प्यादे बनने लगे और प्यादे वजीर साबित होने की स्थिति में आ गए। ये बात सिर्फ इंडिया गठबंधन के अंदर 15 दिनों या 20 दिनों में हुई कोई बड़ी घटना की वजह से नहीं हुआ है। ये सारी चीजें 2 साल पहले से दिखने लगी थी और भारतीय जनता पार्टी इसको समझने में चूक कर गई। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कौन सा मैजिक बुलेट चल दिया, कौन सा बड़ा खेल खेल दिया, किस दांव को सामने लाया जिस दांव के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां कराती हुई दिख रही है। यह सिर्फ एक दिन में, मैं फिर कह रहा हूं, एक दिन में नहीं हुआ है और इसकी झलक 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में मिल गई थी। दरअसल इस पूरे खेल को समझने के लिए संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि 2014 और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चौथी तीसरी पोजीशन से अपने आप को ऊपर उठाकर नंबर 1 पर लाया था, बड़ी कामयाबी की तरफ उत्तर प्रदेश में खुद को लेकर गई थी, तो उस बुनियाद में आप देखेंगे तो मोटे तौर पर यही दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर वर्ग से, अगर अल्पसंख्यकों को छोड़ दे तो हर वर्ग से एक ठीक ठाक हिस्से को चुनावी हिंदुत्व के फोल्ड में लाना शुरू किया और अच्छे दिनों की, तथाकथित अच्छे दिनों की ब्रांडिंग के सहारे, अपने लुभावने वादे के सहारे, बदलाव के वादे के सहारे सबको जोड़ना शुरू किया। चाहे वो बसपा के फोल्ड में चला गया ब्राह्मण वोटर हो, चाहे वो सपा के फोल्ड में चला गया ठाकुर वोटर हो, चाहे गैर यादव पिछड़ा वोटर हो, जो नॉन डोमिनेंट ओबीसी या ईबीसी कास्ट कहते हैं उनका वोटर हो, या गैर जाटो दलित वोटर हो, इन सब को भारतीय जनता पार्टी ने अपने फोल्ड में जमा किया। तभी जाकर के उसे 2014 और 17 में, यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सफलता मिली। लेकिन हालात दरअसल 2019 के बाद बदलने लगे, जमीन पर परिस्थितियां दूसरी होने लगी और भारतीय जनता पार्टी से भांप नहीं पाई। अखिलेश यादव ने इन चीजों को भांपा, हालात अपने पक्ष में करने की कोशिश की और 2022 में लोक लुभावन मुद्दों के साथ साथ एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग करते हुए अखिलेश यादव नजर आए, जिसका नतीजा दिखा कि 47 सीटों पर जा चुकी समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ 125 सीटों तक पहुंच गई, लगभग 3 गुनी ताकत अपनी बढ़ा करके ले गई। वोटिंग प्रतिशत सपा गठबंधन का कहें तो भारतीय जनता पार्टी से केवल 5.5% कम था। बीजेपी अलायंस से सपा अलायंस को 37% से ज्यादा वोट मिले थे, वहीं भाजपा अलायंस को 42 से 43% के बीच वोट मिले थे। और ये 5.5% वोटों के अंतर ने लगभग 150 सीटों का अंतर पैदा किया। भाजपा गठबंधन जहां 350 के आसपास गया, वहीं 272 तक पहुंच गया था भाजपा गठबंधन, सपा गठबंधन 125% था। यानी 147 सीटों का जो अंतर पैदा हुआ, जो वोटों के बीच तो केवल 5.5% के अंतर में दिखता था, सीटों के बीच इतने बड़े गैप में दिखा और इस गैप पर अखिलेश यादव ने काम करना शुरू किया। तो जो खेल पलटा अखिलेश यादव ने, उसकी बुनियाद, उसकी प्रस्तावना 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लिख दी गई थी। योगी आदित्यनाथ का भी चेहरा था तो नरेंद्र मोदी का भी चेहरा था, बावजूद उसके समाजवादी पार्टी को 3 अंकों में पहुंचने से रोका नहीं जा सका। क्या यह सिर्फ एमवाई इक्वेशन के बूते हुआ? क्या सिर्फ मुस्लिम यादव वोटरों ने यह काम किया? जी नहीं,
ये काम हुआ भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के फोल्ड से टूटकर आ रहे समाज के अलग अलग तबकों से। आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम फ्लोटिंग वोटर्स कहते हैं। कौन होते हैं फ्लोटिंग वोटर्स? फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं नॉन डोमिनेंट ओबीसी कास्ट, आमतौर पर ओबीसी ईबीसी, यानी गैर प्रभुत्वशाली या कम प्रभुत्व रखने वाली पिछड़ी जातियां, पिछड़ा समुदाय और संख्या बल में कम मानी जाने वाली दलित जातियां। और वो सब किसी न किसी कारण से भाजपा के फोल्ड में चले गए थे। किसी को नरेंद्र मोदी अपने बीच के लगते थे, जैसे मोदी जी कहते हैं कि वो ओबीसी है, वो ईबीसी है, वो अति पिछड़ा है, वो नीची जाति के हैं, ये शब्द भी उन्होंने बोला है। वैसे मेरा मानना है समाज में कोई नीची ऊंची जाति होती नहीं है, सब बराबर है। ठीक इसी तरीके से दलितों का एक बड़ा तबका, गैर जाटो दलित समाज, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गया था उसका एक हिस्सा, चाहे कोरी हो, पासी हो, ये सब समाजवादी पार्टी के फोल्ड में आना शुरू हुए थे। ये विधानसभा चुनाव ने दिखाया। ठीक इसी तरीके से कुर्मी मतदाता काफी हद तक, मौर्य मतदाता, मौर्य कुशवाहा शाक्य मतदाता कुछ हद तक, और कुछ हद तक ईबीसी वर्ग के वोटर समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए नजर आए, जिसका नतीजा दिखा कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन 125 सीटों तक गया। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भी अलायंस था, जिनका अलायंस बीजेपी के साथ था 2014 और 17 में, उनके साथ 2022 में अलायंस था। आज ओम प्रकाश राजभर उस अलायंस में नहीं है, लेकिन मुद्दे ओम प्रकाश राजभर ने जो टीवी चैनलों पर बोल बोलकर सबसे चमकदार चेहरे के रूप में, हाजिर जवाब चेहरे के रूप में 2022 में दिखाए गए, और जिन मुद्दों को उठाया, ओम प्रकाश राजभर तो स्विच कर गए, उन्होंने अपना गठबंधन बदल लिया, मुद्दों ने अपना गठबंधन नहीं बदला, मुद्दे बचे रह गए। और इन मुद्दों को हवा दी किसने? बिहार में, पड़ोस के राज्य में नीतीश कुमार की सरकार ने। थोड़े दिनों के लिए नीतीश कुमार गैर भाजपा दलों के साथ आए थे, जाति जनगणना करवा दी, और उस जाति जनगणना ने एक अलग तरह की बुनियाद डाल दी, और उस बुनियाद के सहारे समाजवादी पार्टी को यह दिखने लगा कि जो चूक 2022 में हुई है, या जो कमी रह गई है 2022 में, अब मौका भी है, दस्तूर भी है, हालात भी है, और इन सब के बीच वोटर्स का मिजाज भी है, जो वोटर्स का मिजाज 10 साल के सत्ता के बाद अब रीथिंक के मोड में है, पुनर्विचार के मोड में है कि आखिर उसने 10 साल में क्या खोया, क्या पाया। और यही वो परिस्थितियां थी। दूसरे शब्दों में कहें तो लोहा गर्म था, जिस पर हथौड़ा मारने की जरूरत थी, वहां पीडीए नाम का हथौड़ा अखिलेश यादव ने चला दिया। जो ट्रेलर विधानसभा चुनाव में दिखा था कि पिछड़े वर्ग की अधिकांश जातियों के बीच, उनके समुदायों के बीच, दलित वर्ग के अधिकांश समुदायों के बीच एक छोटा तबका ही सही चुनावी हिंदुत्व के फोल्ड से बाहर निकलकर, लाभार्थी चेतना के दायरे से बाहर निकलकर, वो जाति जनगणना, आरक्षण, इन सब मुद्दों के आसरे समाजवादी पार्टी के साथ भी आता दिखा। और जब ये साथ आता दिखा तो अखिलेश यादव को लग गया कि जब वोट 37% तक, 37% तक जा सकते हैं गठबंधन के सहारे, तो गठबंधन के सहारे इस वोट बैंक को 45 या 50% तक क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता। ये हालात उन्हें दिखने लगे, और जब वो हालात दिखने लगे तो पीडीए के रूप में सामने आया। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, जिसकी भी बात करें, वो सबको उसमें समेटते हुए नजर आए। और जब सबको समेटते हुए नजर आए तो पड़ोस के राज्य से जाति जनगणना आ गई, बिहार से। दूसरे पड़ोस के राज्य से महिला सुरक्षा और किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में घुस गया, यानी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो एक साझी संस्कृति जैसी चीजें हैं, उस इलाके से। और इन सब के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम था ही, और नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की नीतियों ने अग्निवीर को भी बीच में ला दिया। और जब सारी परिस्थितियां एक साथ हो गई, इस बीच में पेपर लीक का मुद्दा आ गया, महंगाई का मुद्दा आ गया, ये सारे जनता के मुद्दे एक साथ आते गए। चाहे सामुदायिक चेतना हो, चाहे वर्गीय चेतना हो, चाहे किसी एज ग्रुप की चेतना हो, ये सब एक साथ जुड़ते चले गए। तब राहुल गांधी भी जुड़ के अखिलेश यादव के साथ आ गए। 30 लाख नौकरियां बेरोजगारों को, 1 लाख रुपए सालाना, और वो भी 30 लाख नौकरियां कब? 30 लाख नौकरियों की वैकेंसी 15 अगस्त के पहले, यदि वो सत्ता में आए तो। इसी साल 15 अगस्त के पहले
वैकेंसी आ जाएगी, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ये बात राहुल गांधी ने कही, जाति जनगणना पर हामी भर दी। इन सब से आगे बढ़ करके देखें तो एमएसपी गारंटी पर भर दी। ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस की कई राज्य सरकारों ने दिया तो सरकारी कर्मचारियों की भी आस जग गई। तो अखिलेश यादव ने जिस प्रकार की बुनियाद बिछाई, जिस प्रकार की बिसात तैयार की अखिलेश यादव ने, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कुर्मी मतदाताओं का बहुत बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि उन्हें आरक्षण बढ़ा हुआ चाहिए। उन्हें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे में अपनी बढ़ी हुई हिस्सेदारी चाहिए। आरक्षण भी चाहिए तो जाति जनगणना भी चाहिए। पढ़ा लिखा समाज है, लिहाजा वो चुनावी हिंदुत्व के फोल्ड से बाहर आया। उत्तर प्रदेश में भी उसे सत्ता नहीं मिली थी। सिर्फ नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व के झुंझुने के साथ वो टिकने के लिए तैयार नहीं था। याद कीजिए, ओबीसी वर्ग इस देश में बड़ा वोट बैंक और मुखर वोट बैंक, बड़ा तो पहले से ही था, मुखर वोट बैंक के रूप में कब सामने आया? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का मंडल कमीशन आया। तो मंडल कमीशन कोई व्यक्ति नहीं, मुद्दे के सहारे ओबीसी वर्ग मुखर हुआ था। और उसमें जिसके पास भी थोड़ा भी रसूख या प्रभुत्व था, उसमें यादव, कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य जैसी जातियां थी, लोध जैसी जातियां थी, जो मुद्दों के सहारे अपने आप को राजनीति के, समाज के मेन स्ट्रीम में यानी मुख्य धारा में लेकर आई। तो जो समाज मुद्दों के आधार पर मुख्य धारा में आया हो, उसे व्यक्ति के आधार पर मुद्दों से दूर भटकाकर किसी के साथ भी लंबे वक्त तक जोड़कर नहीं रखा जा सकता। यही नरेंद्र मोदी के साथ हुआ। नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़ा, अति पिछड़ा। बिहार में जाते हैं तो कहते थे द्वारका से आया हूं तो मैं ही असली यदुवंशी हूं, और उत्तर प्रदेश में खुद को पिछड़ा और अति पिछड़ा और नीची जाति जैसे शब्दों का प्रयोग वो खुद के लिए करते हैं। तो मुद्दों के आधार पर जागृत हुआ समाज व्यक्ति पूजा को कभी कभार भावना में बहकर स्वीकार तो कर सकता है, लेकिन उसे चिरस्थायी वोट बैंक में तब्दील कर देगा, यह संभव नहीं था। और समय रहते अखिलेश यादव ने इसे पहचान लिया, जिसका नतीजा हुआ कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की सुनामी चलती दिख रही है इन वर्गों में, वो किसी भी चुनावी हिंदुत्व, किसी भी राम मंदिर, किसी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान, किसी भी शमशान कब्रिस्तान, इन सब मुद्दों के सहारे, या किसी भी भैंस खोलने, मंगलसूत्र चुराने, टोटी चुराने, इन सब मुद्दों को धूल की तरह उड़ा देने की स्थिति में है। इस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो बड़ा गेम अखिलेश यादव ने यहीं पर किया कि जो झलक, जो ट्रेलर उन्हें दिखाई दिया समाज के दबे कुचले वर्गों के बीच भागीदारी को लेकर, राजनीतिक भागीदारी को लेकर, मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, किसानी को लेकर, और उन मुद्दों के लिए चुनावी हिंदुत्व के दायरे में आरएसएस की सोशल इंजीनियरिंग में जब उन्हें जगह नहीं मिली तो उन्हें लगने लगा कि पुराना घर ही बेहतर है। और वही 37% वोट इस पीडीए का आधार बना, जो आज उत्तर प्रदेश में सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ अखिलेश यादव के ऐसा कहने से ही सब कुछ हो गया? चूक अमित शाह से भी हुई। भाजपा के मुख्य रणनीतिकार नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग को पूरे देश में जन जन तक पहुंचाने के लिए जो चुनावी मशीनरी तैयार की, जो इलेक्टोरल मैकेनिज्म, बिल्कुल नए तरीके से चुनाव लड़ने का जो तरीका इजाद किया, उस तरीके पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना और अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी को ओवर एस्टिमेट करके देखना, ये अमित शाह की बहुत बड़ी रणनीतिक चूक उत्तर प्रदेश में साबित होती हुई दिख रही है। क्या है उनका ओवर एस्टिमेशन? कहां चूक हुई है? एक एक कर बात करें तो 4 मुद्दे दिखाई देते हैं, 4 फैक्टर इसमें दिखाई देते हैं। नंबर 1, बहुजन समाज पार्टी की ताकत को ओवर एस्टिमेट करना। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन थी, बसपा एक मिशन थी। कांसीराम ने इसे खड़ा किया था, बामसेफ से लेकर बसपा तक को। मायावती उस मिशन की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सामने आई और दलित चेतना को समाज में मुखर तौर पर सामने लाया। ये क्रेडिट कांसीराम और मायावती को जाता है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि काफी हद तक उत्तर प्रदेश के दायरे के बाहर देश के दूसरे हिंदी भाषी राज्यों में भी। लेकिन मायावती की पार्टी जब सत्ता में रही तो बहुजन समाज से सर्वजन समाज तक बीएसपी अपने मिशन को लेकर के आगे बढ़ती चली गई, और जब आगे बढ़ती चली गई तो समाज छूटता चला गया।
और बहुजन समाज पार्टी की ताकत का ओवर एस्टिमेशन की बसपा मजबूती से लड़ेगी तो चुनावी हिंदुत्व के फोल्ड में अगर 40% 38% भी वोट आ जाएंगे तो बड़ी जीत हासिल हो जाएगी। वो पहले हुआ, लेकिन बसपा का वोटर जो जागरूक हो चुका वोटर था उसे बहुजन समाज पार्टी से निराशा हाथ लगने लगी। और यह निराशा तब बढ़ गई, सबसे ज्यादा तब बढ़ गई ये निराशा जब बहुजन समाज पार्टी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपनी चमक खोने लगी। हालात तो तब विकट हो गए जब मायावती ने एक तरह से अघोषित तौर पर ही कहें तो अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर उतारा। लेकिन जिस प्रकार से आकाश आनंद ने, एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, नौजवान है, जिस प्रकार से आकाश आनंद ने बसपा के वोटरों को अपनी स्पीच के जरिए, अपने धारदार भाषणों के जरिए एक उभरते हुए पोस्टर बॉय की तरह भाजपा के विरोध में खड़ा करना शुरू किया, एन मौके पर आकाश आनंद को विड्रॉ कर लिया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया। कहा गया कि उन्हें अभी और अनुभव लेने की जरूरत है। और जो समाज उस माइंडसेट में आ गया कि वो आकाश आनंद को अपना नेता के तौर पर देखना शुरू कर चुका था, उसे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी, भविष्य का नेता दिखाई दे रहा था, उस आकाश आनंद के अचानक किनारे किए जाने के बाद जो परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति में जिसके खिलाफ आकाश आनंद ने समाज को जगाने का काम किया, अब उसी के पक्ष में वो झुक जाएगा किसी लाभार्थी चेतना में, ये गुंजाइश खत्म हो गई थी। अब इसको कैसे समझे? मोटे तौर पर कहें कि यदि हाथ में डंडा देकर किसी को कहा जाए कि किसी को पीटने जाना है, और जब वो व्यक्ति जो इस भीड़ को आप लेकर आ रहे हैं कि किसी को डंडे से मारना है, डंडे से मारने को मैं प्रतीकात्मक तौर पर ही कह रहा हूं, मारने की बात नहीं कर रहा, और जब मारने के करीब, जब डंडे से मारने के करीब उस व्यक्ति को लाया जाए, वहां जाकर कहा जाए कि नहीं डंडा रख देना है और माला पहना देना है उस व्यक्ति को, तो जो व्यक्ति डंडा लेकर एग्रेसिव मोड में आक्रामक तरीके से आया है, क्या उसे स्वीकार कर लेगा? यही हुआ है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक हो चुका वोटर बहुजन समाज पार्टी के शिथिल पड़ने से, बार बार कैंडिडेट बदलने से निराश होकर, यहां तक कि जाटो समाज के भी जो मतदाता थे वो तो गए ही, थोड़े बहुत गैर जाटो समाज का एक बड़ा हिस्सा, दलितों का बड़ा हिस्सा, ईबीसी का बड़ा हिस्सा जो बसपा का आधार हुआ करते थे, वो जाति जनगणना, आरक्षण, संविधान बचाओ, इन सब नारों के साथ अखिलेश यादव के पक्ष में खड़ा होता दिखा। और यही अमित शाह की चूक थी कि बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा करना तो कभी भरोसा करना नहीं, ओवर एस्टिमेट करना। तो कई बार ऐसा हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी ओवर एस्टिमेट किया गया, तो ये सब ओवर एस्टिमेशन भारी पड़ा। नंबर 2, सिर्फ चेहरे के नाम पर ओबीसी वर्ग नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर जुटा रह जाएगा उनके साथ, ये भरोसा, ये मुगालता पाल लेना, ये भी भारी पड़ा। बिहार में एक दौर में देखा गया है कि लालू यादव के पीछे क्या पिछड़ा, क्या दलित किस तरह से गोलबंद थे। तब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, सूचनाएं देर से पहुंचती थी, उनकी सत्ता 15 साल चल गई। आज फास्ट सूचना पहुंचती है, इंफॉर्मेशन का नेटवर्क बहुत फास्ट है, लोगों तक मिनटों में व्हाट्सएप के माध्यम से और दूसरे संचार माध्यमों के द्वारा चीजें पहुंच जाती हैं। तो उस दौर में 10 साल तो बहुत होता है, पिछड़े दलितों को लग गया, उसी प्रकार लग गया कि जिस प्रकार से यादव समाज को छोड़कर दूसरा गैर यादव समाज लालू यादव से छूट गया, मुलायम सिंह यादव से छूट गया एक दौर में, उसी तरह से अब यह समाज नरेंद्र मोदी से भी निराश हो गया। क्योंकि मुद्दों के आधार पर इसे क्या मिला था? इसे पेपर लीक मिला था। इसे हिंदू मुस्लिम के नाम पर और क्या मिला? इसे बेरोजगारी मिली, इसे महंगाई मिला, और इन सब से आगे बढ़कर आरक्षण की प्रक्रिया पर सवालिया निशान भी मिला। तो इस तरह से दलितों को ग्रांटेड ले लेना, पिछड़ों को ग्रांटेड ले लेना, ये बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी राजनीतिक चूक थी अमित शाह की। तीसरा फैक्टर जहां अमित शाह चूक गए वो है राम मंदिर के मुद्दे को जरूरत से ज्यादा अहमियत देना। उन्हें लगा कि राम मंदिर का मुद्दा चल जाएगा, लेकिन याद रखिए, भारत के समाज में वोट कंस्ट्रक्शन का नहीं, निर्माण का नहीं, वोट विध्वंस का होता है। वैसे बीजेपी को बाबरी विध्वंस के बाद भी सत्ता नहीं मिली थी यूपी में,
और निर्माण के नाम पर तो वोट मिलने की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता के बड़े तबके को यह भरोसा है, ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना है, किसी सरकार या किसी पार्टी को इसका क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। तो यह मुद्दा भी नहीं चला। चौथी बात, चूक कहां पर हुई? जिस प्रकार से खबरें चल रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली दरबार के बीच बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चीफ सेक्रेटरी लगातार रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार पा रहे हैं, नया चीफ सेक्रेटरी नहीं आ पा रहा है, डीजीपी कार्यवाहक से काम चलाया जा रहा है, देश के सबसे बड़े सूबे में पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन के शीर्ष पर इस प्रकार से केयर टेकर एडहॉक व्यवस्था की जा रही है, यह साफ संकेत था कि दिल्ली और लखनऊ के बीच भरोसे की कमी है। तो इस भरोसे की कमी का जितना ज्यादा सूचना क्रांति के दौर में बातें नीचे पहुंचती चली गई, उतना ही ज्यादा बिखराव होता चला गया। राजपूत आंदोलन के रूप में आपने देखा इसे। और तो और किशोरी लाल शर्मा को ब्राह्मणों ने तो वोट दिया ही है, कहा जा रहा है कि ठाकुरों ने भी वोट दिया है स्मृति ईरानी के खिलाफ किशोरी लाल को अमेठी की सीट पर। तो एक तरफ अखिलेश यादव के द्वारा 2022 के घटनाक्रम को एक केस स्टडी के तौर पर लेते हुए परिस्थितियों को अपने पक्ष में बनाने के लिए बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, सुनियोजित तरीके से रणनीति बनाना, तो दूसरी तरफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, हालांकि आरएसएस के साथ कोऑर्डिनेशन की कमी की भी बातें कही जा रही है, लेकिन ये सारी परिस्थितियां जब सामने आ रही थी तो उस दौर में वही पुराना फॉर्मूला कि चुनाव के वक्त हर बीमारी का एक इलाज, सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण, कुछ भी हो जाए चुनाव में। आप देखिए भाषण क्या होते हैं अमित शाह के, पीओके लेकर आएंगे, 10 साल से क्या कर रहे थे, और क्या दंगाइयों को उठकर उल्टा लटका देंगे, जहां पोलराइजेशन की गुंजाइश मिले कहीं पाकिस्तान घुसा देना तो कहीं शमशान कब्रिस्तान घुसा देना, तो किसी न किसी बहाने ऐसा मुद्दा ढूंढना, ऐसी बातें कहना कि एक धर्म विशेष के खिलाफ बहुसंख्यक वर्ग के मतदाताओं को खड़ा किया जा सके। और ये मुद्दा लंबे समय तक चलता नहीं है। एक ही टेप रिकॉर्डर लोग लंबे वक्त तक सुनना नहीं चाहते, एक ही गाना बार बार बजाइएगा तो वो लोग सुनेंगे, सुनना नहीं चाहते, बोर हो जाते हैं जब एक ही कैसेट बार बार बजता है। तो पान दुकानों पर भी एक ही कैसेट बार बार नहीं बजता, कोई दूसरी फिल्म आ जाती है उसका कैसेट बजता है। लेकिन बीजेपी के द्वारा, संघ के द्वारा यह ध्रुवीकरण वाला जो कैसेट था, प्रधानमंत्री भी बजा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आपके मंगलसूत्र छीन कर, और क्या छीन कर किसको दे देंगे, मुसलमानों का भी नाम लिया गया कि उन्हें दे देंगे, 10 तरह की बातें कही गई। अब वही बातें फिर कही जा रही है, तो लोगों को नयापन नहीं दिख रहा है और अपने वोटर छिटकते जा रहे हैं। और इन सब के बीच अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर जमीनी और बुनियादी मुद्दों, मसलन अग्निवीर, ओल्ड पेंशन स्कीम, जाति जनगणना, स्वामीनाथन फॉर्मूला, एमएसपी गारंटी, महिला सुरक्षा, पेपर लीक से मुक्ति, इन सब को राहुल गांधी की 5 गारंटी के साथ जब जोड़ दिया तो जो फूलपुर का जनसैलाब दिखा, वो फूलपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 में से 75 से लेकर 79 सीटों पर जो जमीनी हालात है, इस तरह का जनसैलाब दिख रहा है। नतीजों को लेकर मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन जनसैलाब, जब जनता की भावनाएं स्वतः स्फूर्त होकर के सामने आनी शुरू होती है, तो उसमें नतीजों पर बात करना बहुत ज़्यादा उस पर मायने भी नहीं रखता, क्योंकि नतीजे आमतौर पर लोग देख ही लेते हैं। तो नतीजों को आज हम यहीं छोड़ते हैं, 4 जून के लिए छोड़ते हैं। और अंत में आपसे इतना ही मैं फिर बता रहा हूं आपको कि अखिलेश यादव ने जो बुनियाद बिछाई पीडीए की, और जो चूक अमित शाह की तरफ से रणनीतियों के मामले में हुई, इन दोनों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का लगभग बेड़ा गर्क करने जैसी स्थिति में पहुंचा दिया है। ये बात अब कई लोग मानने लगे हैं। देखते हैं होता क्या है, जो होगा वो 4 जून को सामने आएगा। जो मुझे दिखा, जमीन पर दिखा, लोगों से बात कर दिखा, समाज के अलग अलग वर्गों के साथ सोशल इंटरेक्शन, ऑफ द रिकॉर्ड इंटरेक्शन से जो चीजें सामने आई, उससे यही निकलकर सामने आया कि दरअसल असली खेल अखिलेश यादव ने जो किया है वो किया क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।